अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर और आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। शफीक अवान साहब और सलमान आबिद साहब की जानिब से भी सलाम कबूल कीजिएगा। अखबारात ने किस तरह देखा कल सूरत हाल को, पहले एक आपको उस पर रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से दुनिया को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुरीदी इख्तियार करने का मशवरा तमाम अखबारात ने सुर्खी में शाया किया। रोजनामा जंग की लीड स्टोरी सदर मुमलिकत के वज़ीर-ए-आज़म से मुतल्लिक बयान पर है। अल्फाज हैं, दुनिया इमरान की मुरीद बने, 3 साल में मुस्बत तब्दीलियाँ, मईशत मुस्तहकम, हुकूमती कारकर्दगी शोर शराबे से नहीं रोकी जा सकती। सदर अलवी। रोजनामा नवाए वक्त की टॉप स्टोरी भी सदर मुमलिकत के खिताब पर है। अफगानिस्तान पर दुरुस्त मशवरा, दुनिया दीगर मामलात में भी इमरान की मुरीदी इख्तियार करे। सदर। रोजनामा दुनिया ने भी सदर पाकिस्तान के बयान को नुमाया तौर पर शाया किया। दुनिया इमरान खान की शागिर्दी मुरीदी इख्तियार कर ले। सदर। रोजनामा पाकिस्तान ने सुर्खी लगाई है, अफगान मसले का हल दुनिया इमरान खान की मुरीद बन जाए। आरिफ अलवी। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी भी सदर आरिफ अलवी के इसी बयान से मुतालिक है। अल्फाज हैं, दुनिया इमरान खान की शागिर्दी मुरीदी इख्तियार करे। सदर अलवी। अंग्रेजी अखबारात ने भी सदर के पार्लियामेंट के मुश्तरका खिताब को फोकस किया है। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी के अल्फाज हैं, प्रेसिडेंट हेल्स 3 years ऑफ पीटीआई इन पावर। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने सदर मुमलिकत की हुकूमती कारकर्दगी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, प्रेसिडेंट टॉट्स प्रूडेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज। डॉन अखबार ने भी सदर मुमलिकत के बयान को अहमियत दी। अलवी एडवाइजेस ऑपोजिशन टू कंसीड पीटीआई गवर्नमेंट्स अचीवमेंट्स। द नेशन की टॉप स्टोरी भी सदर पाकिस्तान के खिताब पर है, पीटीआई टेकिंग पाकिस्तान टुवर्ड्स शाइनिंग फ्यूचर। प्रेसिडेंट। और दी न्यूज ने भी सदर आरिफ अलवी के बयान को ही नुमाया जगह दी है। अल्फाज हैं, वर्ल्ड लीडर्स ऑट टू फॉलो इमरान सेज अलवी। ये थे जी आज के अखबारात। हमने कहा एक नज़र आपको उस अखबारात के जो अहम खबरें हैं उन पर डलवा दें। अब ज़रा रनडाउन की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम का आज रनडाउन क्या है, पहले मैं वो शेयर कर लूँ आपके साथ। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पीएमडीए पर पीडीएम की सियासी दुकानदारी, हमायत और मुखालफत में मुजाहरे। हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली दरकार, आर्मी चीफ का खिताब। अब फिर हमारे आज के प्रोग्राम में गुलबदीन हिकमत यार साहब का एक इंटरव्यू है, उस पर हम बात करेंगे। अफगान जंग का हिस्सा न बनने पर इमरान खान की हिकमत अमली दुरुस्त, मोदी अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, गुलबदीन हिकमत यार। आज के प्रोग्राम में द न्यूज़ का इदारिया और कश्मीर और आलमी दुनिया भी हम डिस्कस करेंगे। रोज़नामा दुनिया से इम्तियाज़ गुल साहब का कालम है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। और रमीज़ राजा और नए कोचेस, क्या क्रिकेट का किबला दुरुस्त हो सकेगा, इस पर बात करेंगे। और आखिर में ट्विटर टॉप ट्रेंड जो है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। शफीक साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? शफीक के वजन कम होने से ज़रा जवानी लौट आई है माशाल्लाह है, अब फ्रेशनेस जो है वापस आ गई है। वो अब अलहदा बात है कि इनको सारी पेंटें अपनी जो है ना तंग करानी पड़ेगी, लेकिन वेट रिड्यूस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात है। शफीक साहब, कल आपने भी खिताब सुना होगा सदर मुमलिकत का, और बड़े जोश व वलवले के साथ सदर आरिफ अलवी साहब ने खिताब किया। जो सब एक जुमला पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने उठाया वो ये कि जी दुनिया को इमरान खान साहब की मुरीदी इख्तियार करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान इशू पे भी दुनिया ने इमरान खान की सलाहियतों को माना। कोविड के ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो सलाहियतें हैं उनको माना। और आहिस्ता आहिस्ता अब एक मैं आपको मज़े की बात सुनाऊं कि मैंने अभी एक ख़बर देख रहा था कि जो डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं उनका दबाव बढ़ रहा है बाइडन के ऊपर कि आप जनाब अली ये तजाहिल आरफाना से निकलें और राब्ता करें असल स्टेक होल्डर से। और मेरी बात आप ये लिख लीजिएगा कि एक वक्त आना है कि अमेरिका वैसे तो अंदर खाते पाकिस्तान के पैरी पड़ा हुआ ही है, एक वक्त आना है कि अमेरिका बाकायदा ये कहेगा कि हमारी आप जो है जान छुड़ाएं, हमारी किसी तरह इससे निकालें। और बाइडन हो या कोई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान खान का जो एक जुमला जो मैं समझता हूँ इस खित्ते का गेम चेंजर था वो था एब्सोल्युटली नॉट।
जिसके बाद गेम चेंज होना शुरू हुई। योर टेक के दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी और वज़ीर आज़म इमरान खान की सलाहियतों का एतराफ़ कर रही है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपने सही बात कही कि अब दुनिया को कोई अदारक होता जा रहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो कुछ भी ये चल रहा है इसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से या हमारे आसपास खत्े में, उसका जो सलूशन है, उसका जो हल है, पाकिस्तान के बगैर नामुमकिन है। पर देखिए सदर का इंतखाब जो होता है रवायती होता है, हर सदर इंतखाब करते हैं, और आपको भी 25-30 साल हो गए, मुझे भी, इनको भी। हम देखते हैं कि अपोजिशन जो है वो दूध में महंगी डालती है। कम अज़ कम रवायत के दूध में महंगी ना डालें। चलें आप सियासी मुखालफत करें, एक दूसरे की आप पत उतारें, पंजाबी कहते हैं ना, तो आप कम अज़ कम जो है जो रवायत का दूध है उसमें महंगी ना डालें। रवायत के दूध को ना अगर आप शफाफ रहने दें और सबको एंजॉय करने दें। हर सदर ने खिताब करना है, हर सदर ने अपने जॉइंट सेशन से खिताब करना है। और फिर देखिए ये देख रहे 30-35 साल से ऐसे ही चला आ रहा है, टकराव, बिस्ती, गालियाँ और नाराबाजी और प्ले कार्ड फेंकना। तो भैया आप माजी से सबक सीखें, कम से कम एक रवायत बड़ी हो जाए, अच्छी रवायात को आगे आप लेके आए। ये ना करें कि आप वो उसी पुरानी डगर पे चल रहे हैं। कम से कम इस पे तो आगे सोचना चाहिए पोजीशन को भी और सबको। ठीक है सर। मैं रिपोर्ट एक चाह रहा था शेयर कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। रिपोर्ट एक मैं चाह रहा था पार्लियामेंट में जो किताब हुआ वो देख ले ताकि आपको बात करने में आसानी हो जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करके चौथे पार्लिमानी साल का आगाज कर दिया। उन्होंने अपने खिताब में हुकूमती कामयाबियों को पार्लिमान के सामने रखा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में शफाफियत के लिए इस्लाहात की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबात में शफाफियत और नताइज का पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटर की राजदारी रहेगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से पाकिस्तान में कुदरती आफात का खदशा है। वज़ीर आज़म ने नस्लों की खातिर बिलियन ट्री सुनामी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत कई दहाइयों से निहत्ते कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने हर आलमी फोरम पर कश्मीरियों का मसला उठाया है। भारत दहशत गर्दी में मुलव्विस तखरीबकारों का सहूलतकार है। सदर मुमलिकत ने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले दिनों एक बड़ी तब्दीली आई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह अफगान मसले का हल निकाला, दुनिया को इनकी मुरीदी इख्तियार कर लेनी चाहिए। सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। जी सलमान साहब। देखें, एक बात तो हमें इतराफ़ करना पड़ेगा साराना कि ये पिछले 3 बरसों में जो पाकिस्तान की आलमी सियासत में तन्हाई थी ना, वो ख़त्म हुई है। और सफारती और डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों को मनवाया है। और फॉरेन पॉलिसी जो कि हमेशा से हमारी जमूद का शिकार रही है, उसमें हम इस वक्त रेलिवेंट हुए हैं। यानी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या किया, हमने पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक इंडिया के साथ एक पीसफुल टॉक चाहता है और हम इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। हमने कश्मीर के मुकदमे को इंटरनेशनल दुनिया में बड़े, जिसे कहते हैं ना, शानदार तरीके से एक्सपोज किया। अफगानिस्तान का जो रेजोल्यूशन था उसमें जो पाकिस्तान का किरदार था उसे सारी आलमी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि पाकिस्तान के बगैर ये रेजोल्यूशन नहीं होना था। और इसी तरीके से जो सी पैक के जो मामलात हैं, चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, फिर मिडल ईस्ट में हमने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो सालसी का रोल प्ले किया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो पॉइंट थे जो पाकिस्तान ने और इस हुकूमत ने ख़ास तौर पर अपनी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान को रेलिवेंट किया। एक बात तो ये, और दूसरी बात आप देखिए पिछले 15-20 दिन के दरमियान अगर आप देखें, दुनिया के तमाम बुज़राए खारजा, दुनिया के तमाम आलमी लीडर जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के साथ राब्तों में है, वज़ीर ख़ारजा के साथ राब्तों में है। हर बंदा ये देख रहा है कि पाकिस्तान का रोल जो है वो अफगानिस्तान के फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान जब तक इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा, अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी, इस रीजन की स्टेबिलिटी सामने नहीं आ सकेगी। तो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की है, वो ये है कि वो रिफॉर्म्स जो हैं, यानी जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की हैं। और देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों ज़रूरी है।
आपको पता है साराना साहब कि पाकिस्तान के हर इंतखाब के बारे में शकूक व शुबात पाए जाते हैं। हर बंदा कहता है कि ये इंतखाबात में धांधली हुई है। एक तो हमारे यहाँ कल्चर नहीं है शिकस्त को तस्लीम करने का। अब जब रिफॉर्म्स की बात आ रही है तो हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ डिवीजन पैदा हो गई है बिला वजह की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर एक डिवीजन पैदा हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा जो उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि हमें रिफॉर्म्स की तरफ भी जाना है और पाकिस्तान का जो नैरेटिव है इस वक्त दुनिया के अंदर उस पीसफुली उसको हमने रीबिल्ड करना है और पाकिस्तान ने अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल करके इस रीजन के अंदर अपने आप को रेलिवेंट करना है बाकी पोजीशन जो है वो हर चीज को रद्द कर देती है, मुस्तरद नामंजूर। भाई इसका अल्टरनेटिव दो, कोई सोल्यूशन दो। चले मैं कोई दो बातें कर रहा हूँ, 3 बातें ये कर रहे हैं, 4 बातें आप कर रहे हैं, हम अगर उसमें हमारा एग्रीमेंट नहीं है तो भाई आप उसका ऑल्टरनेटिव देना कि इसका खाली आप तनकीद ना करें, आप उसका हल भी निकालें ना। मुर्दाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद से बाहर आए और अपना कोई दूसरा नैरेटिव दें। शफीक साहब, कल जब ये इजलास हुआ तो उसी वक्त बाहर सहाफ़ियों के 2 ग्रुप मुजाहरा कर रहे थे। एक ग्रुप जो था वो PMDA के खिलाफ मुजाहरा कर रहा था जिसे तमाम मीडिया ने कवर किया और उसमें बिलावल साहब गए, शहबाज शरीफ साहब गए, बाकी सियासतदान भी गए, वहाँ जाके खिताब किया। देखिए, हम आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं और ये जितने लोग मुजाहरा कर रहे हैं, ये जितने मीडिया हाउसेज़ हैं, ये आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ रहे हैं, एग्री। लेकिन कितने शर्म की बात है कि जब ये मुजाहरा हो रहा था तो उसी वक्त सहाफ़ियों का एक और मुजाहरा भी हो रहा था PMDA के हक़ में और उसका इन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ था तमाम चैनल्स ने। ये कैसी आज़ादी सहाफ़त है भाई, जिसके अंदर आप सिर्फ अपना वर्शन दिखाए जा रहे हैं, यही है ना। और जो मुखालिफ है जिसका वो भी एक वेट रखता है, उनका भी एक मौक़िफ़ है, उनके पास भी एक दलील है, तो आप उनको बिल्कुल ही गायब कर दिया और आप चैंपियन बनते हैं आज़ादी सहाफ़त के। ये आज़ादी सहाफ़त नहीं, ये गुलामी सहाफ़त है। ये सहाफ़त को गुलाम करने की नहीं इनकी बुनियाद रख रहे हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अपना वर्जन तो आप सुपर लीडर दें और 6-6 घंटे TV स्क्रीन पे उसको करें और दूसरा वर्जन आप देते नहीं और बात करते हैं कि हम आज़ादी सहाफ़त। आप बताएं, कल भी हमने जिक्र किया था कि जितने भी मेरे ये प्राइवेट मीडिया हाउसेस हैं, जो 2 मेन उसमें पॉइंट थे कि एक तो फेक न्यूज़ और दूसरा सहाफ़ियों के वर्करों के तहफ़्फ़ुज़, इस पर इतने प्रोग्राम हुए, मैं कल सारी रात देखता रहा, किसी ने एक लफ्ज़ इन दो चीज़ों के बारे में नहीं कहा। तो किसी ने बात ही नहीं और जो हमारे सो कॉल्ड लीडर हैं वो ये ना, वो बिल्कुल एक फिक्रा आपने यूज़ किया था, रेंटे लीडर हैं ये तभी सामने आते हैं कि भाई जब वो मालिकान का मफाद हो या कोई कुछ जिससे कुछ मिले। और अब देखें, चलें आपने बहुत ढोल बजा लिया जी, ये PDM गलत है, सही है, इस बहस पे नहीं पड़ते, लेकिन आप आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो कम से कम दूसरा वर्जन भी आने देना। आप लोगों के सहाफ़त की आज़ादी, आप लोगों के कानों में ये जहर घोल रहे हैं कि भाई एक ही वर्जन है। एक वर्जन नहीं है, तमाम वर्जन दें और ताकि लोगों को पता हो। मैं एक रिपोर्ट आपको शेयर करता हूँ सलमान, फिर मैं बड़े अहम सवाल आपसे करना है। एक रिपोर्ट देखिएगा जी, कल जो PMDA के हवाले से मुजाहरा हुआ, एक तो मुखालफत में हुआ जिसे तमाम चैनल ने बहुत हाईलाइट किया क्योंकि उनके अपने मुफादात उससे वाबस्ता थे, लेकिन सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद ने इसके हक़ में भी मुजाहरा किया जिसको इस मीडिया ने दिखाया ही नहीं, जो खुद को आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन बनते। रिपोर्ट देखिएगा ज़रा। मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमें और मीडिया वर्कर्स पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हक में सड़कों पर निकल आए। PMDA की भरपूर हमायत का ऐलान कर दिया। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सहाफ़ती तंजीमों ने PMDA के हक में रैली निकाली और बिल की भरपूर हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत इस बिल को जल्द अज जल्द मंजूर करा के नाफिज करे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ज्वाइंट एक्शन कमेटी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट काउंसिल, न्यूज़पेपर्स एडिटर्स फोरम समेत मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों के ओहदेदारान, सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स ने रैली में बड़ी तादाद में शिरकत की, जो डी चौक पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई। रैली के शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिनमें सहाफ़ियों के हकूक और PMDA के हक में नारे दर्ज थे। PFUJ प्रोफेशनल के सदर मजहर इकबाल ने रैली के शुरका से खिताब करते हुए कहा, PMDA की हमायत में रैली और धरने का मकसद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है।
सहाफ़ी रहनुमाओं का कहना है कि मीडिया मालिकान हमेशा सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी करते रहे हैं। अब मीडिया वर्कर्स जाग चुका है और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत सहाफ़ी अपनी शिकायत ट्रिब्यूनल में लेकर जा सकेंगे और शिकायत का फौरी तौर पर अजाला हो सकेगा। इससे कबल सहाफ़ियों के केसेस में 10 से 15 साल लगते थे। जी सलमान साहब, जो सवाल शफीक साहब से मैंने किया था वो मैं फिर आपसे भी करता हूँ कि ये कौन सी सहाफ़त है जिसमें आप एक तरफ तो कहते हैं कि सहाफ़त का गला घोटा जा रहा है और दूसरी तरफ आप अपने हाथों से सहाफ़त का गला घोट रहे हैं और एक आवाज़, एक मौक़िफ़ जो है उसको आप सामने नहीं लेके आ रहे। देखिए, जमहूरी माशरों में जो डाइवर्सिटी होती है ना, उसकी बड़ी रेलेवेंस होती है। डाइवर्सिटी से मुराद ये कि एक ही इशू के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात होते हैं। अब जैसे PMDC है, इसके ऊपर जहाँ कुछ लोगों की रिजर्वेशंस हैं, वहाँ कुछ लोग इसकी हमायत भी कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मीडिया वर्कर्स हैं वो तो ये समझते हैं कि बुनियादी तौर पे हमारी जो राइट्स हैं, हमारी जो जॉब्स हैं, हमारी जो सोशल प्रोटेक्शंस हैं, उसको इंश्योर किया जाना चाहिए। और देखिए, हमारे जर्नलिस्टों का ये मसला हमेशा से रहा है और अनफॉर्चुनेटली हम वो इदारे उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर सके हैं जहाँ जर्नलिस्टों को उस तरह से प्रोटेक्शन मिले जिस तरह दुनिया में मिलती है। तो अगर आज जर्नलिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारी प्रोटेक्शन का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हुकूमत उसके अंदर सीरियस एफर्ट्स करे, सीरियस इनिशिएटिव ले, तो इसमें किसको क्या एतराज होना चाहिए, मुझे बताइए। फिर तो फेक न्यूज के बारे में सब दुनिया कह रही है कि फेक न्यूज है। फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि फेक न्यूज सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। अब इसके ऊपर एक एक्शन बनना चाहिए। जो बात अभी शफीक अवान साहब कह रहे थे, मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे बताइए तो सही ना कि इन तमाम मीडिया एसोसिएशन जो बैठ के इस्लामाबाद में धरना देके बैठी हुई हैं, PMDC के खिलाफ मुजाहरा कर रही हैं, जरा इनसे कहें कि फेक न्यूज को कैसे कंट्रोल करना है, कोई मुतबादल तजवीज दे दें, कोई मुतबादल बिल ले आए, कोई मुतबादल ड्राफ्ट ले आए, कोई मुतबादल पॉलिसी दे दें ताकि हुकूमत उसके ऊपर आगे करे। उसमें कोई बात नहीं करनी। यानी फेक न्यूज के ऊपर यह कह देना कि जी सिर्फ वजारत इत्तलात जो है वो खुद फेक न्यूज चलाती है। भाई, क्या फेक न्यूज जो है वो वजारत इत्तलात चलाती है या बाकी इदारे भी चलाते हैं? और मैंने पहले कल भी कहा था कि अगर किसी ने फेक न्यूज चलाई है तो क्या हमारे मीडिया के इंटरनल इदारों ने उसको अकाउंटेबल किया, उसको जवाबदेह बनाया, उसके खिलाफ कुछ सजा हुई, कुछ जजा हुई? कुछ नहीं हुआ। अब फेक न्यूज को प्रमोट करते रहे, बातें करते रहे, उसकी मुखालफत में बात करते रहे, लेकिन अमलन आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। और इससे पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट है, सलामती का कॉन्टेक्स्ट है, उस पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल ठीक है। शफीक साहब, सलमान जिस तरह बात कर रहे हैं, चूँकि आप ज़रा सहाफ़ियत, ये सियासत में भी आपको डैडी भी कहते हैं, मेरा ख्याल है सहाफ़त के अंदर डैडी हैं, तो वो भी कहते हैं जो आपसे 10 साल बड़े वो भी आपको सहाफ़त में डैडी कहते हैं। तो डैडी साहब, ये तो बताइए कि ये जितने भी वहाँ पे लोग मुजाहरा कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर आज़ादी सहाफ़त के नाम पे, इतला ये मिली है कि एक मीडिया ग्रुप ने उनको तो PC में और अवारी में और 4 स्टार होटल्स में ठहराया हुआ है। तो ये मीडिया वर्कर बेचारे गरीब, जो बहुत ही गरीब है, जो PC और अवारी के अंदर रहते हैं, तो ये उन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो बेचारे जिनकी अपनी खबर जो है वो अपने अखबार में नहीं लग सकती। अलमिया ये देखे ना, मैं जितनी भी यूनियन इस वक्त है ना, 15-20 शायद में नंबर कम हो, जो सहाफ़ी की यूनियन, उनकी दाई मैं हूँ। ये सब मेरे हाथों से सारे बच्चे पैदा हुए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और मैंने सबको देखा कि कौन क्या है, और उसमें ना मौजूद के साथ एक भी जो है ना, वो जो आप दोनों का क्राइटेरिया है ना, जो हर शरीफ आदमी का क्राइटेरिया हो सकता है इलेक्शन के हवाले से, कोई भी ना इलेक्शन की पैदावार नहीं है। अब देखें, फिर भट्ट साहब का फ़ोन आ गई, आपने मेरा नाम ले दिया। मैंने कहा भैया आप किस इदारे से हैं, आपका तंजीम का अहदा क्या है, आप जहाँ अपना ऐसा मसला होता है आप आगे आए थे। और इस्लामाबाद का एक होटल, उसका नाम नहीं लूँगा ज़रा, वो कमर्शियल रवायत है, वो उसके 3 फ्लोर बुक थे। अच्छा, 3 फ्लोर बुक थे। 3 फ्लोर बुक थे किसके लिए? ये अपना जो धरने के लिए ना, जो लोग आए थे। दूसरा आपने कहा ना कि शफीक साहब, मेरा ख्याल है हम भी चलते हैं इधर जाके जरा माहौल इंजॉय करते हैं, वो लग्जरी होटल्स में खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, करे हम शाम को जाके धरने में बैठ जाते हैं। अच्छा देखें, एक सलमान साहब ने जो कहा ना कि फेक न्यूज सिक्योरिटी के वाले से, देखें ये फेक न्यूज सिर्फ ये नहीं कि मेरी आपकी या किसी और की उन्होंने पत उतार दी। फेक न्यूज जो है, हमारे जो सिक्योरिटी है, हमारा जो सिस्टम है, हमारे फोर्सेज हैं, उनको भी गजन पहुंचाती है। कम से कम चलें, आप किसी की करेक्टर एसोसिएशन करते हैं, आप
वो तो एक अलग मामला है। लेकिन 99% मामलात में अपने प्रोग्राम में, अपने इदारियों में, अपने ख़बरों में वो उस हद को टच कर जाते हैं जो कि हमारा नेशनल सिक्योरिटी है। बिल्कुल मैं सलमान साहब ने यही सही पॉइंट आउट किया कि भाई फेक न्यूज़ सिर्फ आम बंदा मुतासर नहीं होता, हमारी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, हमारे मुल्क की जो बका है, सम टाइम उसको भी हिट करते हैं और इसको रोकना तो कोई शफीक जमान साहब, फेक न्यूज़ को बुनियाद बनाकर इस वक्त पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें जिस तरह से पाकिस्तान पर हमला आवर है, हिंदुस्तान की मिसाल आपको इन्फोलेब की आपको पता है, और दुनिया के अंदर मीडिया जिस किस्म की प्रोपेगेंडा वॉर कर रहा है, उसमें बार बार पाकिस्तान को टारगेट करना, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करना, पाकिस्तान की सलामती पर सवाल उठाना, पाकिस्तान को एक नेक्सस के साथ जोड़ना कि दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में तालिबान के साथ कभी जोड़ दिया जा रहा है, कभी टेररिज्म के साथ जोड़ा जा रहा है। इसमें ये सारे लोग हैं ना जो फेक न्यूज़ की बुनियाद पर बातें कर रहे हैं। अब इस फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के अंदर तो कोई इत्तेफाक राय होना चाहिए ना कि हमें कैसे इनका मुकाबला करना है, इन तमाम कुव्वतों का जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब वहां पर मुकाबला करने की बजाय हमारी रविश ये बन गई है, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े हो गए और हम स्टेट के जो इंटरेस्ट हैं उसके मुकाबले में अपना जाती इंटरेस्ट लेकर इस बात की आजादी चाहते हैं कि हमें एक मादर पिदर आजादी दे दी जाए, जो हम कहना चाहते हैं वो हमें कहने की आजादी होनी चाहिए, कोई हमें रोक टोक ना करे, कोई हमें अकाउंटेबल ना करे। तो ये निजाम कैसे चलेगा? अगर आपने इस फेक न्यूज का मुकाबला करना है तो फिर आपको एक मुश्तरका हिकमत अमली तो अपनानी है ना। देखें शफीक साहब, एक तो है फेक न्यूज़, हम एक साफ़ी हैं, हम बाज़ औक़ात खबर देते हैं, खबर बाउंस हो जाती है, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, वो बाउंस हो जाती है उसमें गुंजाइश है। मैं एक 3 मिसालें आपको छोटी सी देता हूँ। हमारे एक बहुत बड़े चैनल के ऊपर एक खातून को पेश किया गया और उस खातून ने हुकूमती तर्जुमान बन के और गुफ्तगू की और उनका कि जी तालिबान से हमारे मामलात हो गए हैं और हम तालिबान के साथ ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। उसमें उसने बड़े बड़े दावे किए। जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो फिर हुकूमत में खलबली मच गई कि ये तर्जुमान कौन है। उस खातून का पता ही नहीं चल रहा था तर्जुमान कौन है। एक डमी खातून बिठा के उससे पाकिस्तान मुखालिफ बहुत सारी बातें कर दी। ये बड़ा हसास दौर गुजर है। एक चैनल ने क्या किया कि उसने ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान के अखराजात इतने लाख बढ़ गए और जनाब अली यूं हो गया और वज़ीर आज़म हाउस में यूं हो गया और यूं हो गया। बाद में पता चला कि जी ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो जब हमारा अपना मीडिया यहाँ पे बैठ के ऐसी खबरें देगा जिससे पाकिस्तान के मुफादात के ऊपर ज़र पड़ेगी या जिससे हमारा जो नैरेटिव है वो मुतासिर होगा, तो क्या इस पे हमें हुकूमत को या जिम्मेदार सहाफ़ियों को ये इजाज़त दे देनी चाहिए कि ठीक है जी आप एक डमी औरत बिठाएं और उससे पाकिस्तान के खिलाफ जो मर्जी कहलवा दें, पॉलिसी बयान दे के, और उसे कहीं ये हुकूमत की तर्जुमान है, ये पीटीआई की बहुत बड़ी रहनुमा है, मुड़ के पता चले कि भाई वो तो काउंसलर भी नहीं है कहीं। तो क्या ऐसे लोगों को अगर हम ये जाके गिरबान नहीं, वो लोग उनको एक तरीके से पकड़ते हैं, तो क्या ये कोई बुरी बात है? मसला ये है ना कि प्रायोरिटीज़ की बात है। हमारी प्रायोरिटीज़ है पाकिस्तान, हमारी प्रायोरिटीज़ है हमारा मुल्क, हमारी प्रायोरिटीज़ है हमारे मुल्क के मफादात। बिल्कुल आपके जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं जो हमारे मफादात और जो वही जो हमारे मुल्क के मफाद हैं, बिल्कुल, और जो दूसरी साइड पे हैं क्रॉस द रोड, उनका ये मसला मफाद ही नहीं है। उनका यही है कि भाई हमने हर इशू पे आगे पाकिस्तान को रिडिक्यूल करना है और जिस मुल्क में रह रहे हैं, जिस मुल्क का खा रहे हैं। अल्लाह के बंदों, चलें आप सियासी मुखालफत करें, लेकिन उस सियासी मुखालफत में एक ग्रे लाइन है पाकिस्तान, वो ग्रे लाइन क्रॉस ना करें। वो हमारे सिक्योरिटी इदारों का ना अपने निशाना बनाएं, हमारे अपना जो दूसरे अपने स्ट्रेटेजिक जो इदारे हैं उनको ना अपना निशाना बनाएं, और थोड़ी सी आप अपना क्वेश्चन पैदा करें, ये हमारा मुल्क है। अब अच्छा पता है कि हम जो बातें करते हैं ना कि अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने वतन की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो बार पता क्या कहते हैं, लो जी अभी ना हुकूमती कैंप में शामिल हो गए। अरे अल्लाह के बंदो, हुकूमती कैंप में शामिल होना और पाकिस्तान के कैंप में शामिल होना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम पाकिस्तान के कैंप में शामिल होने की बात करते हैं, हम हुकूमत कैंप में शामिल होने की बात नहीं करते। बिल्कुल ठीक, ये फ़र्क तो कम से कम रखें आप। बात ये कि हमें इस बात पे फ़ख्र है बिल्कुल कि हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के इमेज की बात करते हैं, पाकिस्तान के रोशन चेहरे की बात करते हैं, पाकिस्तान से कमिटमेंट की बात करते हैं, हमें इस पे फ़ख्र है। बिल्कुल। मैं ना फवाद साहब का एक शॉर्ट है वो ज़रा सुनवाना चाह रहा हूँ, फिर सलमान आपसे बात करता हूँ।
पाकिस्तान में जो तमाम बड़े ग्रुप्स हैं, धड़े हैं, वो यही चाहते हैं कि कोई रेगुलेशन ना हो, कुछ ना हो, और हमारा भी मॉडल मीडिया का कोई आइडियल मॉडल नहीं है फ्रेंकली। इसमें बहुत लूप होल्स हैं और पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है डिग्रेडेड क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म की वजह से। ये तो एहसन इकबाल और शहबाज शरीफ का दोबारा आई कैन बैट के इनको पता भी नहीं है ये क्या लॉ। और मैं आपको शक लगा के अभी आप फोन करें शहबाज शरीफ को, नून लीग के किसी लीडर को, और उससे आप पूछें कि इस लॉ में है क्या, आपको नहीं जवाब दे पाएंगे। उन्होंने पढ़ा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं लॉ है क्या, उन्हें पता ही नहीं रेगुलेशन का मतलब क्या है और ये हम करना क्या चाह रहे हैं, और पाकिस्तान को कितने बड़े खदशात लाहक हैं इन मामलात से। और इसको अगर डील नहीं किया गया तो ये पाकिस्तान के लिए कैटास्ट्रॉफी होगी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर रेगुलेशन इंतहाई जरूरी है, और अगर ये रेगुलेशन नहीं की गई तो इसके नतीजे में पाकिस्तान को बेइंतहा नुकसान होगा। जी, पाकिस्तान को बेताशा नुकसान हुआ। मैंने ब्रेक लेनी है। सलमान, मैं चाह रहा हूँ कि आप मैंने पहले भी कहा था कि जो मीडिया की रेगुलेशन है ना, उसको रेगुलेट करना ये बहुत नागुज़ीर हो चुका है, ये होनी है। अब सिर्फ इसका तरीकाकार तय करने के लिए हुकूमत को, अपोजिशन को, डिफरेंट स्टेक होल्डर को आपस में मिल बैठकर इसके बारे में एक लाहेमल इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि जिस किस्म का मीडिया अब दुनिया के अंदर आ गया है, जिसमें आपका पहले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर प्रिंट मीडिया, फिर सोशल मीडिया, फिर मुतबादल मीडिया, अब इस बहस के अंदर रहते हुए इनको रेगुलेट किए बगैर, इनकी आपस में सिनर्जी को डेवलप किए बगैर, इनके आपस में एक इंटीग्रेटेड अप्रोच किए बगैर हम कैसे इस वक्त एक पूरी दुनिया के अंदर जो मीडिया वॉर चल रही है उसका मुकाबला कर सकेंगे। तो इस पे तो इत्तेफाक होना चाहिए ना कि ये जरूरी है। अब इसके लिए क्या तरीकाकार है उस पर बैठ के आप बात कर लें। रोजनामा दुनिया में जो कॉलम छपा है, मैं चाह रहा था कि मैं उसको भी आपके साथ इसी कॉन्टेक्स्ट में शेयर करूं। इम्तियाज गुल साहब ने जो कहा है, वो कहते हैं कि जी एक तबका है जो हर वक्त वतन दुश्मनी के ऊपर तैयार रहता है, यहीं में बैठ फैशन है, फैशन बन गया है, और वो हमेशा पाकिस्तान को मनफी नजर से देखता है। फिर उन्होंने अपने कहा कि उनका काम ही सब ये कि पाकिस्तान की खामियों को उजागर करें और हम मसाइल के हल के बजाय हर वक्त मातम करते रहें। जो अभी आप बात कर रहे थे, अभी फवाद चौधरी साहब का जो शॉट, के पाकिस्तान को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है, तो मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको शफीक साहब आप भी जानते हैं, सलमान साहब आप भी, कि गैर मुल्की फंडिंग के ऊपर पलते बढ़ते, उनके बच्चे बाहर हैं, उनके सारे स्टेक्स बाहर हैं, यहाँ पे सिर्फ वो बैशिंग के लिए और पाकिस्तान के मुखालफत के लिए और पाकिस्तान में कीड़े निकालने के लिए हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे गद्दारों को जो वतन के नाम के ऊपर वतन को धोखा देते हैं, उनको तो सबको उनके चेहरे सामने आने चाहिए। देखिए, अभी आपने जिक्र किया था ना कि इस्लामाबाद के होटल में वो हफ्ता हफ्ता रहना, ये और वजारा साफ़ी के वसाइल वो नहीं होते। और ये जिन तंजीमों की आपने बात की है ना, ये तंजीमें जो है हमारे अंदर से लोगों को उठाती हैं और उन्हें अपना लुक्रेटिव पैकेज और सारी चीज़ें दे के पहले उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। पहले आपस के अंदर की, मैं इसे सारे जो है ना तंजीम उनका हिस्सा रहा हूँ, और वो पहले आपकी ब्रेन वॉशिंग करेंगे, आपको लाएंगे इस तरफ, भाई ये असल मामला ये है। उसमें करते करते वो एंटी पाकिस्तान उस पर नैरेटिव पे आ जाएंगे। और वो जो ज़ाहिर सामने बैठे, जो बंदा जर्नलिस्ट पहली किसी बार उसकी इंटरेक्शन हुई है, तो वो बेचारा उसी में ट्रैप हो जाता है। वो तो बच्चा नया उठता है, वो देखता है कि शायद यही सारा कुछ। तो शहजाद भट्ट साहभ ने ज्वाइन किया हमें, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आपके भट्ट साहब क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब, मैं और तो बहुत सारी बातें हो रही थी, मैं एक आपसे सवाल, एक सहाफ़ी हैं आप लीडर हैं सहाफ़ियों के, और एक हमेशा सहाफ़त के और सहाफ़ियों के जो मुफादात हैं गरीब सहाफ़ियों के, उसके लिए खड़े होते। ये बताइए कि कल मुजाहरा हुआ PDMA के खिलाफ, और उसमें बड़े बड़े लोग शरीक हुए, बिलावल साहब के, जरदारी साहब के इदारों के ज़ेर एहतमाम। दूसरी जानिब कुछ सहाफ़ियों ने उसके हक में मुजाहरा किया, तो वो खबर तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट कर दी गई। तो ये कौन सी सहाफत है जिसमें आप सिर्फ अपना मौकफ ठूंसे जा रहे हैं और दूसरा मौकफ जो है वो आप ले ही नहीं रहे, और फिर अब आप अपने आप को कहते हैं कि हम आज़ादी सहाफत के चैंपियन हैं? एक दुरुस्त बात है आपकी भाई, लेकिन बात सिर्फ ये है, इस वक्त हमें दोनों साइडों को देखना है, और ये इस वक्त हमारा जो मुल्क है और हमारी सहाफत जो है वो एक बहुत नाजुक मोड़ पर खड़ी है। इस मौके पर हमें, मैं समझता हूँ कि मिलकर चलना है, और मिलकर चलने से ही शायद हमें कुछ ऐसे मकाम पर पहुंच जाएंगे
जहां पर हमें ये पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी कि हमने जाना किस साइड पर। बात असल में ये है कि एक बिल आ रहा है, इस बिल के तनाजुर में हमारी भी मुलाकात फवाद चौधरी साहब से हुई और चंद रोज कबल चौधरी परवेज लाई की रिहाइशगाह पर मालकान का जो वक्त है APNS और बाकी दीगर जिसमें तमाम ये अफराद शामिल थे, ये चौधरी परवेज लाई की रिहाइशगाह पर गए। चौधरी परवेज लाई ने वहां पर बतौर सदर पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट मुझे शहजाद हुसैन भट्ट और PFUJ के जनरल सेक्रेटरी लाला मोहम्मद अजीम को बुलाया था। वहां पर बैठकर भी गुफ्तगू हुई और इस पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मेरा मौकफ ये है कि सबसे पहले हम इस बिल पर जो बात कर रहे हैं, ये मुजाहरा ही कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो कल का मुजाहरा था ये मुनासिब मुजाहरा नहीं था। उसकी वजह यह है कि ये तमाम अफराद जो खुलकर बातें कर रहे थे, तकारीर हो रही थी, किसी ने बिल का मसवदा पढ़ा है, वो कॉपी क्या है? अभी तो 9 प्रपोजल सिर्फ मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब ने जो दी है वो दी है। ये बिल का मसवदा जब पढ़ा नहीं तो इसके ऊपर कल का मुजाहरा जो हो गया है ये कहाँ खड़े हैं? मुझे तो अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही। ये सहाफत है, ये स्टाइल जो है ये मैं समझता हूँ ये ओवरडू है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, आपसे फिर कभी इस पे लंबी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की कि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा, कानून वापस नहीं होगा, हम धरने से नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो बिल पेश ही नहीं हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि मैं शर्त लगाता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने इस बिल का को पढ़ा ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो यही पाकिस्तान की सियासत है कि आप मुखालफत में रहें, पढ़ें ना पढ़ें, वह बयान ठोक दें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। PTV का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात कर रहे थे आर्मी चीफ कल जो थे वो कोर हेडक्वार्टर कराची गए, वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए 2-3 बड़ी अहम बातें की। एक जुमला उनका यह था कि हाइब्रिड खतरात से निपटने के लिए हमें इकदाम करने होंगे। यही जो हम अभी तक गुफ्तगू कर रहे हैं वो यही थी सारी जो ब्रेक से पहले हो रही थी कि मुल्क को जो इस वक्त चैलेंजेस है
हमें उसको सामने रख के अपने जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें बनानी होगी। जो बाबू साहिबान और ब्राउन साहिबान बाहर के यूरोप के सहाफ़तों की मिसाल देते हैं और उनके वो देते हैं, तो क्या खलीज की जंग और इराक़ की जंग और शाम की जंग में जो वहाँ के सहाफ़ियों ने झूठ बोले और जिस सतह के ऊपर प्रोपेगेंडा किया, क्या वो आज़ादी सहाफ़त थी जिसको हम आज मॉडल के तौर पर पेश करें? सलमान साहब, वज़ीर आज़म के खिताब की गुफ्तगू के बाद आर्मी चीफ साहब ने जो कुछ बात की हाइब्रिड वार के हवाले से कि हमें इक़दाम करने चाहिए, तो वो इक़दाम क्या हैं, क्या हो सकते हैं? देखिए, एक इसके लिए पूरा एक नैरेटिव है नेशनल एक्शन प्लान के अंदर, और वो नेशनल एक्शन प्लान के अंदर नैरेटिव ये था कि हमें लोगों की जहन साजी करनी है, और इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे तालीमी इदारे, इसमें जो हमारे दीनी मदारिस और इसमें जो हमारे मीडिया इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस हाइब्रिड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में एक नेशनल नैरेटिव को रीबिल्ड करके जो इस वक्त हमारी मुगालफाना कैंपेन चल रही है उनका हम जवाब दें मौसर तरीके से, और देखें कौन सी चीज़ हमारे मुल्क के हक में और कौन सी चीज़ हमारे मुल्क के खिलाफ है। अब मसला ये है कि जब वो कहते हैं कि इज्तिमाई कोशिश करनी चाहिए, आर्मी चीफ ये कहते हैं, तो इससे मुराद ये है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, पाकिस्तान का शायर, अदीब, उस्ताद, ये सारे मिलकर जो है ना, अगर इस मुल्क के अंदर जो खतरात हैं अंदरूनी सतह पर, बैरूनी सतह पर, उनका मुकाबला करेंगे तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से इस पे आगे। एक जुमला जो और बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि जी खिते की जो ताज़ा सूरत हाल है इसके ऊपर हमें कौमी रद्द अमल अपनाने की जरूरत है। व्हाट इज कौमी रद्द अमल, ये कैसे बनता है? कौमी रद्द अमल यही है ना कि जो एक सच्चा पाकिस्तानी सोचता है वो ये नहीं सोचता कि भाई मैं ये फिक्रा बोलूंगा या मैं ये आर्टिकल लिखूंगा तो मैंने अपने आकाओं को, गैर मुल्की आकाओं को खुश करना है। अब देखिए, हम माजर के साथ मैं हम तीनों को भी शामिल करेंगे कि जो अपना फॉरेन मीडिया उसको हम पूछते हैं यार क्या खबर दे दी, क्या कर दिया, लेकिन जब अफगानिस्तान और इराक़ और शाम की बारी आई तो उनको सारी आज़ादी सहाफ़त फौत हो गई, मर गई, जिंदा दफन कर दिया। तो प्रायोरिटी उन्होंने क्या, प्रायोरिटी उनकी क्या थी कि उन्होंने जो उनकी आर्मी है, जो भी फोर्सेस हैं, उनके कहने पे रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके कहने पे उन्होंने आगे चलना है। यहाँ आके हमें मौत पड़ जाती है, उनको हम पूजा करते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी फोर्सेस होती है, हमारी अपनी इम्तियाज गुल वाली बात जो उन्होंने अपने कालम में कही, हमारी अपनी जो सिक्योरिटी का मसला था, उस वक्त में हम उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। और देखें, आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक कहा हाइब्रिड वार के हवाले से। अच्छा, अपोजिशन ये इशूज़ हैं जिस पर अपोजिशन जो अपना इनपुट दे, पार्लियामेंट में इनपुट दे, मार गए, लूट गए, चोर डाकू, इसके बजाय अरे भाई ये इशू असद इशूज़ हैं। आप देखिए वो जंगे वो दौर गया जब क्रॉस से बॉर्डर जाके आप टैंक और उससे लड़ते हैं। अब तो भाई आपके कौमों के ज़हनी गुलामी की तरफ लोग बनाने जा रहे हैं। और पोजीशन को चाहिए, हमारे मीडिया को चाहिए, हमारे इंटेलेक्चुअल्स को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें जो आर्मी चीफ ने सवाल उठाया है कि असल इशू ये है। बिल्कुल ठीक, इस पे हम नहीं बस मुर्दाबाद जिंदाबाद, क्योंकि मुर्दाबाद जिंदाबाद बिकता है इसलिए तो वो बेचे जा रहे हैं। अच्छा, कल गुलबदीन हिकमत यार साहब ने पाकिस्तान के चैनल को ARY पे इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि अड्डे ना देने और अफगान जंग का हिस्सा ना बनने पर इमरान खान के मशकूर हैं। मेरा ख्याल है कि पूरी अफगान कौम जो है उसमें भी इमरान खान एक हीरो बन के उभरे, और वो एक अरसे से कह रहे थे कि भाई तालिबान को सीरियस ले, इनसे बैठ के बात करें, मुज़ाकरात करें, इनके साथ गुफ्तो शनीद करें। आज पूरी दुनिया उसी तरफ जा रही है। आज एक ज़माने में हम उनको तालिबान खान कहते रहे, इमरान खान को, आपको याद है? अब मसला ये है कि जो बात इमरान खान साहब ने बतौर सियासतदान या बतौर अपोजिशन की थी, आज दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया ना। अब अफगान लीडरशिप भी उसको रिकग्नाइज कर रही है। मतलब अब ये सिर्फ तालिबान के लीडर नहीं है, इसमें अपना हामिद करज़ई भी हैं, इसमें अब्दुल्ला भी हैं, इसमें गुलबदीन हिकमत यार भी हैं। सब ये कह रहे हैं। और एक बड़ी बात जो गुलबदीन हिकमत यार ने की है, बड़ी इंपॉर्टेंट, उसने कहा कि भारत को अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए, अपनी नाकामियों का एतराफ करना चाहिए, और मुस्तकबिल के तनाजुर में भी भारत अफगानिस्तान के अंदर एक नेगेटिव खेल ना खेले बल्कि अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने के कॉन्टेक्स्ट में अपना रोल प्ले करे। तो उन्होंने ये बाकायदा इसको इंडिकेट किया। अब भारत में भी लचक आई है और उसने काबिल इंतजामिया तो कहना शुरू कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता उसको भी सुकून मिल रहा है, इलाज उसका भी मेरा ख्याल है हो गया। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं ताहिर खान साहब, माहिर है अफगान अमूर के। ताहिर साहब को साथ पे लेता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो एक शॉर्ट में आपको सुनवाना चाहता हूँ कि हिकमत यार साहब ने क्या कहा, वो शॉर्ट सुनते हैं, फिर मैं ताहिर साहब से बात करता हूँ। जिस तरह पाकिस्तान की वज़ीर आज़म ने
जुर्रतमंदाना तौर पर कहा कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ देना और अफ़गानिस्तान की जंग में दाखिल होना पाकिस्तान की गलती थी। इसी तरह से मोदी को भी ये जुर्रत कर लेना चाहिए और उसे भी ये ऐलान कर लेना चाहिए कि पिछले 2 इन्वेंशन में जो इनने अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ इन कब्ज़ा और मुल्कों का साथ दिया है वो गलती थी। इमरान खान ने ये भी कहा कि हम इसके बाद किसी भी जंग में अमेरिका का साथ नहीं देंगे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और अमेरिका को बेसिस नहीं दी। मैं इमरान खान की मौक़िफ़ और स्टांस की हिमायत भी करता हूँ, इसका ममनून और मशकूर भी हूँ। इमरान खान ने ये भी कहा है कि हम अफ़गानिस्तान से कुछ और नहीं चाहते, बस सिर्फ ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ताहिर खान साहब, हिकमत यार साहब का जो इंटरव्यू है उसमें बड़ी खान साहब की तारीफ़ की गई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की बड़ी तारीफ़ की गई। आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस स्टैंड के हवाले से एक जिसे कहते हैं ना तारीफ़ और उनके तदब्बुर के हवाले से अफ़गान अवाम में भी एक सोच नई डेवलप हुई है? पाकिस्तान के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जो दुनिया पे वज़ीर आज़म ने और वज़ीर ख़ारिजा बार बार ये कह रहा है दुनिया से कि आप अफ़गानिस्तान को इंगेज करें, यानी अगर अफ़गानिस्तान को, नई हुकूमत को आप अगर छोड़ेंगे, उनसे राब्ते नहीं रखेंगे, सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे तो अफ़गानिस्तान फिर एक नए बहरान की तरफ जा सकता है। और ये जो बड़ी बदकिस्मती है कि अमेरिका ने भी फ़ंड मुंजमद किए हैं, पैसे मुंजमद किए, हालांकि अमेरिका को जो 2014 में मुआहिदा हुआ था बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, उसके तहत $3 अरब हर साल अफ़गानिस्तान को मिलने चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इमदाद रोका है। फिर दीगर ममालिक अभी तक इस तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं। आज तो अच्छा हुआ कि जिनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुए उसमें कुछ ममालिक ने पैसे जो है ना अफ़गानिस्तान के लिए उसका वादा किया है, लेकिन मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत है। और अफ़गानिस्तान पे जो पाबंदियाँ अभी हैं, जो उनके फ़ंड रोके गए हैं, तो अफ़गानिस्तान को मुश्किलात का सामना हो सकता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर दरामदात जो है वो यहाँ नहीं आएगी। साहब, आप समझते हैं कि तालिबान जो हैं वो आलमी क़ुव्वतों के जो तवक्कुआत पे अब उन पे पूरा उतर सकते हैं? इनका भी होमवर्क मुकम्मल है और आप जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में अब गुज़िश्ता रोज़ ये तय हुआ कि अफ़गानिस्तान को इतना जो है इमदाद दे दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि अब तालिबान के और आलमी क़ुव्वतों के दरमियान को राब्ते और लाइज़न तो पैदा हो रहा है। तालिबान तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात हों, दुनिया अफ़गानिस्तान की तरफ मुतवज्जे हो। ये जो एक तशवीश थी दुनिया को कि ख़वातीन के हवाले से तालिबान की क्या पॉलिसी आएंगी, तो कल यहाँ पे यानी इतवार वाले दिन जो वज़ीर तालीम है, आला तालीम के वज़ीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ख़वातीन को तालीम की इजाज़त होगी। और उन्होंने सिर्फ ये किया कि मखलूत तालीम नहीं होगी, क्लास में एक साइड पे ख़वातीन, दूसरे मर्द, या अलग क्लासेस ख़वातीन के लिए, या सुबह या दोपहर की क्लास। बहरहाल वो जो एक तशवीश थी वो तशवीश ख़त्म हो गई है। तो फिर और भी दुनिया के तालिबान से मुतालबात है, मसलन वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जिसमें तमाम फरीक हों, लेकिन तालिबान के लिए इस वक्त मुश्किल है, क्योंकि तालिबान का मौक़िफ़ है कि वो फ़ौजी बिल्कुल सही जंग की वजह से। बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और मेरे कुछ इश्यूज़ रह जाएंगे, तो मैं चाह रहा था कि उन्हें समअप करूं। ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड था, तो 17 पॉइंट समथिंग के ट्वीट थे, वो भारतीय मीडिया फेक न्यूज़ का चैंपियन। हम इस पे मुबारकबाद दे देंगे भारत को, कम से कम फेक न्यूज़ का चैंपियन तो बना है वो। अब पूरी दुनिया उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रही है, फेक न्यूज़ के ऊपर, और पूरी दुनिया में उनका तमाशा बना। ये पिछले दिनों में तालिबान एपिसोड के अंदर आपने देखा कि उनकी बेशुमार खबरें जो है वो बाउंस हुई हैं और झूठ पे मबनी थी, प्रोपेगेंडा पे मबनी थी, उसमें तस्वीर तक जाली दिखाई गई हैं। तो इसमें इंडिया तो खुद बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ जी। बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा लगता है
कि क्या कहते हैं जो भारतीय मीडिया है ना, वो मेरा ख्याल है कि बॉलीवुड में ही जिंदा रहता है, बॉलीवुड में ही मर जाता है। वो वही फिल्में हकीकत और फिक्शन में फर्क होता है ना, और इसी में जो फिक्शन पे जाता है हकीकत से भागता है। इसी में जो इदारिया भी है, जो आपने देखा है, जो दुनिया ने कश्मीर के ऊपर लिखा है, वो भी सारा इसी तवज्जो की तरफ दिलाता है ना कि जो हिंदुस्तान इस वक्त कश्मीर के अंदर कर रहा है, उसको भी तो कहीं ना कहीं आलमी दुनिया एड्रेस करे ना। और जो कश्मीरियों का कंसर्न्स है, जो कश्मीरियों पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो उनकी जिंदगी को एक बर्बरियत की जिंदगी बना दिया गया है, उस पर भी तो आलमी दुनिया नोटिस लेना, इंसान समझे ना। ये नहीं हो सकता कि आलमी दुनिया सारा जोर हम पे लगा रही है, भारत को वो वॉकओवर दे रही है, तो ये कैसे चलेगा? अच्छा जी, आखिर में अब रमीज राजा साहब आ गए जी, हमने अपने ही प्रोग्राम में हमने शुरू में ब्रेक किया था, जिस वक्त लोगों ने कहा कि वो तो अभी बने ही नहीं, तो वो और आपने अभी पहले से खबर जारी कर दी है। और बनने के बाद कल उन्होंने धुआंधार तकरीर भी कर दी। एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, फिर मैं एंडिंग पे 2-3 जुमले उस पर बात करूंगा। रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला 36वें चेयरमैन मुंतखब हो गए। ओहदा संभालते ही रमीज राजा ने वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन और फ्लेंडर को कोचेज मुकर्रर कर दिया। 3 साला विजन पर जल्द इनएक्शन होने का ऐलान किया। सियासी मंजरनामे के बायस भारत के साथ 2 तरफा सीरीज पर भी रमीज राजा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के पीछे पीछे नहीं भागेंगे। नौ मुंतखब चेयरमैन ने डोमेस्टिक सर्किट में शामिल खिलाड़ियों के मुआवजे में 1-1 लाख रुपए इजाफे का ऐलान किया। रमीज राजा ने सिलेक्शन पर तनकीद बंद करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैक करने की अपील भी कर दी। नहीं जी, रमीज राजा साहब ने आके 2-3 जो बड़े काम किए। एक तो उन्होंने कोच जो है वो मैथ्यू हेडन को ले लिया है, बड़े जारह मिजाज बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलिया के। और मिर्जा साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा साहब, अब चूंकि बदकिस्मती से आपसे जब भी बात होती है तो टाइम थोड़ा रह जाता है, सिर्फ एक चीज़ पे मुझे बताइए कि ये क्या तरीका है? इतनी बड़ी सीरीज हो रही है और डीआरएस जो है वो अवेलेबल नहीं है। जो इसके जिम्मेदार हैं उनको तो कटहरे में ले आना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा राना साहब, इतनी बड़ी सीरीज हो रही। कल रमीज राजा ने भी अपनी खफगी का इजहार किया जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दरअसल मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गुज़िश्ता बोर्ड के दौर में जो है इनकॉम्पिटेंट लोगों को लाया गया है और उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। मेरे ख्याल में अब रमीज राजा साहब एक्शन लेंगे और जो लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी बदनामी हुई है कि आपको इतना नहीं पता कि सीरीज होने जा रही है और डीआरएस आपने इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड कप 2023 की जो सुपर लीग है उसके मैचेस ये काउंट नहीं होंगे। इससे बड़ी पाकिस्तान की बद और बदनामी हुई है और मैं समझता हूँ जिम्मेदारों का तयन करना चाहिए। डायरेक्टर कमर्शियल इसके जिम्मेदार हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो सिफारिश की बुनियाद पर बोर्ड में भर्ती हुए और रमीज राजा साहब अब यकीनन उनके खिलाफ उन्हें। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइए, एक अच्छा इकदाम है कि खिलाड़ियों के 1-1 लाख रुपए बढ़ा दिए, या इससे ऑक्सीजन मिलेगी, खिलाड़ियों को हौसला मिलेगा और ये जो हालात हैं उसमें उनको सर्वाइवल का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कल रमीज राजा ने ईसा राना साहब बड़े जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उससे साफ जाहिर था कि इनको फ्री हैंड दिया गया है वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से, जो चाहते हैं कि क्रिकेट की बेहतरी हो। क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल में एहसान मानी के क्रिकेट जो थी वो बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामजन थी। तो रमीज राजा ने कल आते ही इन इकदाम किए। उन्होंने खिलाड़ियों की रिटेनरशिप में 1-1 लाख रुपए का इजाफा किया। 2 गैर मुल्की कंसल्टेंट जो है वो उन्होंने रखे हैं। तो बहुत सारी चीजें। मुझे मिर्जा साहब ये बताइए कि जो हमारे यहाँ हर कुछ सालों के बाद गैर मुल्की कोचिस पे बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जाता है। रमीज राजा साहब ने भी आके सबसे पहले अपने गैर मुल्की कोचिस का ऐलान किया है और खुद उनकी तकरीरी को अब आप फ्यूचर की क्रिकेट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, तवक्को कर रहे हैं राना साहब के उनकी तकर्रुरी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ऑक्सीजन साबित हो। क्योंकि एहसान मानी साहब के दौर में जिस तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हुआ है, जिस तरह तनज़्ज़ुली की तरफ गई है, मैं समझता हूँ क्रिकेटर आया है जिस। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आई एम सॉरी आज बात नहीं हो सकी, कल बात करेंगे। क्रिकेट तो हमारा हर वक्त का ओढ़ना बिछोना है, तो इस पे तो कल भी बात हो सकती है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि ये जो फ्लेंडर और हेडन आ रहे हैं, इनकी तो इंग्लिश हमारे बच्चों को कैसे समझ आएगी? उसके लिए हमें दरमियान में एक ट्यूटर भी रखना चाहिए ताकि उनकी बात समझ सुन के उन्हें बता सके। वर्ल्ड कप में टाइम
टाइम थोड़ा रह गया, समझने में वक्त ना निकल जाए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।